Dear students, last time हम C++ के दो टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। एक तो हमने प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन किया था, डिटेल से हमने डिस्कस किया था कल। उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म के बारे में डिस्कस किया। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट C++ प्रोग्रामिंग है। और C++ जो लैंग्वेज है कल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हम उप्स के कंसेप्ट उप्स के एग्जांपल देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि C++ है, जावा है, .NET है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये दोनों मेथोडोलॉजी, दोनों टेक्निक के बारे में डिफरेंस हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब चूंकि C++ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और कल हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज मोर पावरफुल इन कंपेयर टू प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पीओपी के कंपेयर में उप्स जो है वो मोर पावरफुल है। अब ये पावरफुल क्यों है, ऐसा क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम उप्स के क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। उप्स के कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उप्स के अंदर जो उसको मोर पावरफुल बनाती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उप्स के कंसेप्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उप्स का मैंने मीनिंग कल बता दिया था कि उप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और एस लगाते ही बन जाता है सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो उप्स के कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो उप्स के यहाँ पर मैंने आज हम 7 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 क्लास, नंबर 3 encapsulation, नंबर 4 abstraction, नंबर 5 inheritance, नंबर 6 polymorphism एंड नंबर 7 मैसेज पासिंग। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने उसके कितने कंसेप्ट लिख रखे हैं, 7 कंसेप्ट लिख रखे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे देता हूँ कि आपके सिलेबस में कल मैंने जो 2 टॉपिक पढ़ाए थे उसके बाद में सीधा क्या दिया हुआ है आपके, दिया हुआ है एक तो पॉलीमॉर्फिज्म दिया हुआ है, ये 6 नंबर जो पॉइंट है आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, एक तो ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है, एक ये इनहेरिटेंस दे रखा है, एब्स्ट्रैक्शन दे रखा है। अगर आपने सिलेबस देखा है तो देखा है क्या आपने सिलेबस, ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं। मतलब मैंने कल जो 2 टॉपिक पढ़ाए थे उनके बाद में ये 4 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। ये जो टॉपिक है ये सारे के सारे क्या है, उप्स के कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन हम ये जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको इनको पढ़ना और इनको जानना भी जरूरी है। C++ लैंग्वेज को अगर आपको पढ़ना है तो इनका नॉलेज भी आपको होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम सारे ही उप्स के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट, क्लास, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मैसेज पासिंग, ये 7 जो है वो उप्स के कंसेप्ट है। ये ऐसे कंसेप्ट है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मोर पावरफुल बनाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, मैंने पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया तो पहले मैं क्लास का डिस्कशन करूंगा, ठीक है। कि भी क्लास क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखें कि भी क्लास क्या है, व्हाट इज क्लास। देखो इसमें तो मैंने बहुत सारी बातें लिख रखी है, पहले ये इन सबको पढ़ देता हूं फटाफट, फिर मैं इसको समझा दूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि C++ में क्लास एक यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ प्रोटोटाइप है। मतलब C++ जो है ये हमारे द्वारा किया, मतलब डिफाइन किया हुआ, परिभाषित किया हुआ एक क्या है, नमूना है। उसके बाद ये दूसरा बात क्या कह रहा है
कि क्लास एक समान ऑब्जेक्टों का एक ग्रुप है। मतलब ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि भी क्लास जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्टों का क्या है, समूह है। तीसरी बात, एक क्लास ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट है। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक कॉपी है। इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके पास खुद के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं जिनका प्रयोग क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि क्लास एक ऐसा प्रोटोटाइप है, आपके द्वारा डिफाइन किया गया एक ऐसा प्रोटोटाइप है जिसके अंदर आप दो ही चीजें लेते हो। कल मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती है, और मैंने ऑब्जेक्ट को कहा था कि आप ऑब्जेक्ट को एक तरीके से घर समझे, जैसे घर होता है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और घर के जो मेंबर है वो फंक्शन हो गए, और घर की जो प्राइवेट चीज है वो क्या हो गया, डेटा हो गया। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि क्लास जो ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक तरीके से एक कॉपी है क्लास की। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्लास एक ऐसा प्रोटोटाइप है, एक ऐसा नमूना है आपके द्वारा डिफाइन किया गया, जिसके अंदर आप दो चीजें लेते हो, एक तो फंक्शन मेंबर फंक्शन और दूसरा डेटा मेंबर। मतलब एक तो आप उसके अंदर फंक्शन लेते हो और दूसरा क्या लेते हो, उसके अंदर डेटा लेते हो। ठीक है, तो इतनी बात जानने के बाद में आपके दिमाग में एक बात ये आई है कि C++ के अंदर जो क्लास है वो आपके द्वारा डिफाइन किया हुआ एक क्या है, प्रोटोटाइप है। ये ऑब्जेक्टों का समूह है, और क्लास के अंदर आप दो ही चीजें लेते हो, एक तो फंक्शन और एक डेटा। मतलब we can take two things into class, first one is data and second one is function। ठीक है, तो क्लास के अंदर दो ही चीजें होती है, एक तो डेटा और एक उसको यूज करने वाला फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूं कि क्लास की एक्चुअल में रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। क्लास जो है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूं, मतलब क्लास एक ऐसी चीज है जिसकी रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आप मुझे मार्केट से 1 किलो फ्रूट लाकर दे। पवन, क्या नाम है, कौन? पवन जी सर। जी सर। आपको ये कहा जाए, आपको अगर ये कहा जाए कि आपको 1 किलो फ्रूट लेकर आने हैं, तो आप क्या करोगे? मार्केट जाऊंगा सर। मार्केट से ले आओगे, पक्का है? जी सर। भाई मैं आपको 1 किलो फ्रूट के पैसे दे दूंगा, आप ले आओगे क्या, पक्का? जी सर। खिला पाओगे? जी सर, खिला भी पाऊंगा सर। तो कैसे? भाई नहीं ला पाओगे, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैंने आपको 1 किलो फ्रूट के पैसे दे दिए, आप मार्केट में गए, मार्केट में जाते ही आपने कहा भाई साहब 1 किलो फ्रूट देना। आपसे दुकानदार ये कहेगा कौन सा फ्रूट देना है, तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे ये तो मैंने पूछा नहीं कि कौन सा फ्रूट लेकर आना है। ये बात सही है या नहीं है? सही है सर, बिल्कुल राइट सर। हाँ सही है ना भाई। आपको मैंने फ्रूट के लिए बोल दिया कि 1 किलो फ्रूट लेकर आओ, लेकिन ये तो नहीं है बताया कि कौन सा फ्रूट लेकर आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रूट की अपने रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फ्रूट नाम की कोई चीज नहीं है। मार्केट में फ्रूट नाम की कोई चीज है क्या? जी नहीं, नहीं है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मैंने आपको ये कहा कि आप मार्केट से 1 किलो फ्रूट लेकर आओ, तो वो नाम लेने से आपके माइंड में एक काल्पनिक पिक्चर क्रिएट हुई कि भाई फ्रूट क्या है, एक ऐसी चीज जिसकी अपनी एक कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी चीज जिसकी अपनी कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैं ये कहूँ फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर स्मेल होती है, फ्रूट का अपना एक कलर होता है, फ्रूट का अपना एक टेस्ट होता है। तो मतलब मैंने जो वर्ड बोला फ्रूट लेकर आओ, तो उस नाम को बोलने से आपके माइंड में जो पिक्चर क्रिएट हुई कि व्हाट इज फ्रूट, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। 10 मिनट वेट, ऑनलाइन क्लास। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो वर्ड बोला उससे आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हुई कि व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट क्या है। मतलब फ्रूट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फ्रूट का अपना टेस्ट होता है, अब फ्रूट के अंदर स्मेल होती है,
है ना। तो ये सारी क्या होगी, फ्रूट की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन फ्रूट की रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब फ्रूट क्या है, एक क्लास है। फ्रूट क्या है, एक क्लास है जिसकी रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या है कि अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। यस, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? स्वामित्व है सर, स्वामित्व है। क्या कह रहे हो? स्वामित्व है सर, प्रॉपर्टीज स्वामित्व है सर। आवाज समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हो? सर स्वामित्व कह रहा हूँ सर मैं, स्वामित्व होता है ना सर ये। हाँ, अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब यही है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखो, उदाहरण के लिए माना कि हमारे पास क्या है, कार नाम की क्या है, एक क्लास है, और इसमें अलग अलग नाम और ब्रांड की कारें हैं, परंतु इन सभी कारों में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि उसमें 4 व्हील्स होते हैं, 4 पहिए होते हैं, माइलेज होती है हर कार की क्या होती है, स्पीड होती है या नहीं होती? यस सर। हर क्लास कार की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि भी कार एक ऐसी चीज है जिसके अंदर 4 व्हील्स होंगे, पहिए होंगे, उसकी अपनी एक माइलेज होगी, उसकी अपनी एक स्पीड होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कार क्या है, एक क्लास है, और 4 व्हील्स, माइलेज, स्पीड, ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि फ्रूट एक क्लास है, और फ्रूट का टेस्ट, फ्रूट की स्मेल, फ्रूट का कलर, फ्रूट की शेप, ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। क्लियर है क्लास? यस सर। क्लास समझ में आ गया कि भी क्लास एक ऐसी चीज है जिसकी रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होती, है ना, और ऐसी चीज जिसका नाम लेते आपके माइंड में एक काल्पनिक पिक्चर क्रिएट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि चारों ओर जो कुछ भी दिख रहा है जिसकी रियल में एग्जिस्टेंस होती है, वो उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं अगर ये कह दूं कि फैन चल रहा है, फैन, टेबल, चेयर, है ना, सोफा, पेन, मतलब ऐसी चीजें जिनकी रियल में एग्जिस्टेंस होती है, मोबाइल, लैपटॉप, बुक, ये सब क्या है, ये सारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, इनकी रियल में एग्जिस्टेंस होती है। इसका मतलब इनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसी चीजें जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिनकी रियल में एग्जिस्टेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद में देखो ये सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, ऑब्जेक्ट क्लास का एक उदाहरण होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टांस होता है। इंस्टांस का मतलब उदाहरण होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का क्या होता है, एक उदाहरण होता है। अब मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं आपको। मैंने आपको कहा कि फ्रूट क्या है, एक क्या है भाई, फ्रूट, फ्रूट ऑब्जेक्ट है या क्लास है? पवन, सर फ्रूट ए क्लास सर। फ्रूट एक क्लास है, लेकिन अगर मैं फ्रूट के उदाहरणों की बात करूं, फ्रूट के उदाहरणों की बात करूं, फ्रूट के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे मैं कहूं मैंगो, आम, केला, संतरा, अनानास, अंगूर, आप देख रहे हो, ये सब क्या है, फ्रूट के उदाहरण है या नहीं है? यस सर, उदाहरण है सर। फ्रूट के इंस्टांस है, फ्रूट के उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे फ्रूट के उदाहरण क्यों हैं, क्योंकि ये जो क्लास की जो प्रॉपर्टीज है, क्लास के अंदर जो विशेषताएं हैं, कि क्लास का अपना, फ्रूट का अपना एक टेस्ट होता है, फ्रूट की अपनी एक स्मेल होती है, फ्रूट का अपना एक कलर होता है, फ्रूट की अपनी एक शेप होती है, ये सारी क्लास की क्या है, उस फ्रूट की प्रॉपर्टीज है। और ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाली चीजें क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। इसका मतलब आम, आम को मैं फ्रूट क्यों कहूंगा, क्योंकि वो उस फ्रूट नाम की क्लास की सारी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। जैसे मैंने कहा फ्रूट का अपना एक टेस्ट होता है, तो आम का भी क्या होता है, टेस्ट होता है। फ्रूट की अपनी एक स्मेल होती है, आम के अंदर भी खट्टी या मीठी स्मेल आती है। फ्रूट की अपनी एक शेप होती है, आम की भी अपना क्या होता है, एक आकार होता है। और जी सर, हो गया, मतलब स्मेल होगी, टेस्ट होगी। फ्रूट का अपना एक कलर होता है, तो आम कई हरे आते हैं, कई पीले आते हैं या नहीं आते? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आम जो है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, फ्रूट कह रहा हूं, क्योंकि फ्रूट की जो प्रॉपर्टी, फ्रूट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, वो सारी प्रॉपर्टी को ये आम जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है।
क्लास की सारी प्रॉपर्टी को, फ्रूट की सारी प्रॉपर्टी को ये क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। इसी तरीके से मैं कहूंगा केला, केला भी क्या है, एक फ्रूट है। इसी तरीके से एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ऑल आर द फ्रूट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे जिनके मैं नाम लिख रहा हूं या नाम बोल रहा हूं, ये रियल में क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। इनकी वास्तविक जीवन में क्या होती है, एग्जिस्टेंस होती है। तो जो चीजें रियल में एग्जिस्ट हो, जो चीज रियल में विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब फ्रूट तो एक क्लास है, और ये जो मैं आम, केला, संतरा ये सब बोल रहा हूँ, ये सब क्या है, उस फ्रूट क्लास के क्या हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए। इसीलिए अगर आप ऊपर जाओगे तो देखोगे कि मैंने एक लाइन बताई थी, ये देखो ये लाइन, मैंने क्या कहा कि क्लास एक समान ऑब्जेक्टों का क्या है, एक ग्रुप है। तो आप देख लो, मैं आम, केला, संतरा, अंगूर, अनानास ये सब बोल रहा हूँ, ये समान टाइप के है या नहीं है पवन? यस सर। ये सब समान टाइप के हैं, और इन समान टाइप के समूहों को हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। ये सारे क्या है, फ्रूट है या नहीं है? तो इसीलिए यहाँ पर मैंगो में आम, संतरा, केला ये सब तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फ्रूट क्या होगी, इनकी एक क्लास होगी। अच्छा, अगर मैं इनके बीच में ये डाल देता कि आम फ्रूट है, केला फ्रूट है, संतरा फ्रूट है, और मैंने बीच में बोल दिया सोफा, ये ऑब्जेक्टिव है सर, है? ये ऑब्जेक्ट है सर। नहीं, सोफा ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या सोफा फ्रूट है क्या? नहीं सर। मैं कह दूं टेबल फ्रूट है, ये बात जचेगी क्या आपके? नहीं सर। मैं कह दूं आम फ्रूट, केला फ्रूट, एप्पल फ्रूट, अंगूर फ्रूट, टेबल फ्रूट, नहीं, टेबल फ्रूट नहीं है। इसीलिए तो कहा गया कि समान टाइप के ऑब्जेक्टों के समूह को क्लास कहते हैं। समान टाइप के ऑब्जेक्ट, अभी तक मैं जिनके नाम ले रहा था ये सब क्या है, समान टाइप के है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा टेबल, टेबल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, क्योंकि टेबल में कोई टेस्ट नहीं होता, टेबल में कोई कलर नहीं होता, है ना? मेरी बात समझ में आई तुम्हारे? तो मेरे कहने का मतलब, आप कहोगे कि सर ये टेबल, चेयर, मेज, सोफा ये फ्रूट नहीं है, बल्कि क्या है, फर्नीचर है। क्या है ये? फर्नीचर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्नीचर क्या है, एक क्लास, और उस फर्नीचर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाली जो रियल में एग्जिस्ट जो चीजें हैं, वो है टेबल, चेयर, मेज, सोफा। तो टेबल, चेयर, मेज, सोफा ये सब तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इन सब की क्लास कौन सी है, फर्नीचर है। और फर्नीचर की रियल में एग्जिस्ट नहीं होती, फर्नीचर रियल में विद्यमान नहीं होती। क्लियर है ऑब्जेक्ट एंड क्लास? यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, और वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझना, क्योंकि सिलेबस में आपको अलग से मेंशन किया हुआ है ये पॉलीमॉर्फिज्म। क्या लिखा हुआ है कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी शब्द। यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म किससे लिया गया है? एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। और दूसरा देखो इसमें मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म का अर्थ क्या है? मॉर्फिज्म का अर्थ है फॉर्म्स, मतलब बहुत सारे रूप। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूप। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब है मेनी फॉर्म्स। पॉली का मतलब मेनी, और फॉर्म्स, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म। इसका मतलब बहुत सारे रूप। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे रूप। क्लियर है? जी सर। अब आगे ये क्या क्या कह रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम एक ही काम को दो भिन्न तरीके से कर सकते हैं। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी मदद से हम एक ही काम को क्या कर सकते हैं, कई तरीकों से कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। एक तो ऊपर वाली लाइन कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली एंड मॉर्फिज्म, जिसका मतलब हो गया मेनी फॉर्म। और पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम एक ही काम को कई तरीके से कर सकते हैं। ओके जी सर। हाँ, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कितने तरीके का होता है।
पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह की होती है। पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरह की होती है? पॉलीमॉर्फिज्म दो। दो प्रकार की होती है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो। नंबर 1 कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नंबर 1 क्या है? कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की दो। होती है। पहला है कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। इसका एक नाम और है, वो और डाल देता हूं मैं। इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ली बाइंडिंग। तो अब तीन नाम हो गए, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर अर्ली बाइंडिंग। एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको ये कहा जा सकता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, या आपको ये कहा जा सकता है कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो सकता है, या आपको ये कहा जा सकता है कि अर्ली बाइंडिंग क्या होती है। तीनों ही नाम क्या है? एक ही नाम है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या कहते हैं? डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर इसका दूसरा नाम है, उसको अर्ली कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लेट बाइंडिंग। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा, तो वो ऐसे पूछा जाएगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या अंतर है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या अंतर है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग में क्या अंतर है। ये मेरी बात समझ में आई आपके? जी सर। या तो सीधा ही पूछा जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म पर शॉर्ट नोट्स लिखो, या फिर आपसे इन दोनों पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में क्या पूछा जाएगा? अंतर पूछा जाएगा कि इन दोनों पॉलीमॉर्फिज्म में अंतर क्या होता है। तो आइए अब हम अंतर की तरफ चलते हैं। अंतर क्या है? सबसे पहले आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरलोडिंग या अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। पहली बात तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या कहते हैं? मेथड ओवरलोडिंग या अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। अब मेथड का मतलब क्या है? मेथड जल्दी कैलकुलेट करना सर। मेथड, वो मेथड अलग चीज है। प्रोग्रामिंग में मेथड, अभी सिर्फ आप मेथड ही समझो, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? इस पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ है कि हम समान नाम के मेथड को डिफरेंट सिग्नेचर के साथ डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग टास्क को एक ही मेथड नेम के साथ परफॉर्म करते हैं। अब देखो, मैं इसको अर्ली भाषा, मतलब सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। आप सिर्फ इतना याद रखो कि भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि अर्ली बाइंडिंग तो मैं ऊपर लिख चुका हूं नाम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक ही मेथड, एक ही नाम के मेथड का उपयोग जब अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाता है। आप ऐसे याद रखो, अपना नोट्स इस तरीके से बना लेना कि जब एक ही मेथड का उपयोग अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। मेरी बात समझ में आई कि एक ही मेथड का उपयोग जब अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाता है तो इसे मेथड की ओवरलोडिंग कहते हैं। क्लियर है ये बात? जी सर। ये तो हो गई कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें ये कह रहा है कि इस प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म को, इस प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या कहते हैं? लेट बाइंडिंग, ये तो मैं ऊपर नाम लिख चुका हूँ। या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये डायनेमिक बाइंडिंग या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये नाम भी मैं ऊपर लिख चुका हूँ। मेथड ओवरराइडिंग, अगला नाम क्या याद रखना आपको? सिर्फ मेथड ओवरराइडिंग। वहां पर मैंने क्या बोला? मेथड ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या कहते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या कहते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। अब देखो, एक अंतर और मैं बता देता हूं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने ये कहा कि एक ही नाम के मेथड का उपयोग जब अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाए, लेकिन इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे? डिफरेंट सिग्नेचर का यूज करेंगे, अलग अलग सिग्नेचर का यूज करेंगे। अब ये डिफरेंट सिग्नेचर क्या है ये तो हम आगे पढ़ेंगे, आगे चल करके।
अभी सिर्फ ये याद रखो कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, और मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है कि जब एक ही नाम के मेथड का उपयोग अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाए तो इसे मेथड की ओवरलोडिंग कहते हैं। मेथड की ओवरलोडिंग में हम अलग अलग सिग्नेचरों का उपयोग करते हैं, डिफरेंट सिग्नेचर का उपयोग करते हैं। जबकि मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, चीज तो वही है लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, समान सिग्नेचर का उपयोग करेंगे। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब है एक ही नाम के मेथड का उपयोग, एक ही नाम के मेथड का उपयोग जब अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाए लेकिन सिग्नेचर क्या रखा जाए, सेम रखा जाए, तो इसे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है कि जब एक ही नाम के मेथड का उपयोग अलग अलग सिग्नेचर का यूज करते हुए अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाए तो वो है मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग का मतलब है जब एक ही नाम के मेथड का उपयोग सेम सिग्नेचर का, समान सिग्नेचर का उपयोग करते हुए अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाए तो इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ये बात क्लियर है? जी सर। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगी ये बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और मैंने कल जो टॉपिक पढ़ाया था आपको कि पीओपी और रूप्स में क्या डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, ध्यान से पढ़ लेना इसको। अब अगला कंसेप्ट है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, अब देखो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि एक घर है, घर के अंदर क्या होते हैं, घर के मेंबर होते हैं, और घर के अंदर क्या होती है, घर की प्राइवेट चीजें पड़ी होती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि आप एक काम करो कि घर को तो समझ लो एक ऑब्जेक्ट है, और घर के मेंबर को समझ लो वो घर का क्या है, फंक्शन है, और घर की प्राइवेट चीजों को समझ लो घर का क्या है, डेटा है। तो एक तरीके से क्या कहा था मैंने कल कि जैसे घर के अंदर घर के मेंबर होते हैं वो घर की प्राइवेट चीजों को यूज कर सकते हैं, बाहर वाली यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके घर के अंदर पड़ी हुई चीज क्या होगी, सिक्योर होगी, सुरक्षित होगी। उसी तरीके से मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, दो चीजें होती है, एक तो होता है फंक्शन और एक होता है डेटा। अब इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन ही अपने ऑब्जेक्ट के डेटा को क्या करता है, यूज करता है। तो ये जो तरीका है ना कि भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को किसके साथ बांध देते हैं, फंक्शन के साथ बांध देते हैं, और ये कह देते हैं कि भी इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन ही इस ऑब्जेक्ट के डेटा को यूज करेगा। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, डेटा तथा फंक्शन को एक ही यूनिट या फिर इकाई, डेटा तथा फंक्शन को एक ही यूनिट में जोड़ना या सम्मिलित करना क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। या सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं, यदि डेटा और फंक्शन को एक इकाई के अंदर बंद कर दिया जाए तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ऐसा करने से होगा क्या कि उस यूनिट के अंदर जो डेटा है उसको सिर्फ उस यूनिट का ही फंक्शन यूज करेगा। इससे डेटा क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, और डेटा को बाहर वाले यूज नहीं कर पाएंगे। ये बात क्लियर है, इनकैप्सुलेशन क्या है? जी सर। इनकैप्सुलेशन करने से हुआ क्या कि डेटा एक इकाई के अंदर अपने फंक्शन के साथ बंद कर रह गया, बस उस इकाई का फंक्शन ही अपने डेटा को यूज करेगा, मतलब इस इकाई के डेटा को बाहर वाला यूज नहीं कर सकता। तो इनकैप्सुलेशन से डेटा क्या हो गया, सिक्योर हो गया। उसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्शन। अगला कंसेप्ट कौन सा है, एब्स्ट्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादातर जो है ना, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। समझ में आई? What is abstraction? What is encapsulation? What is the difference between compile time polymorphism and runtime polymorphism? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन 2-2 नंबर पे आते हैं। उसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ है कि उपभोक्ता को या प्रयोक्ता को या यूजर को केवल वही जानकारी दिखाओ जो उसके काम की है। आपको देखो इसने क्या कहा, एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट के केवल आवश्यक जानकारी को प्रदर्शित करना और बैकग्राउंड की जानकारी को छिपा लेना। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है कि जब हम कार चलाते हैं
तो हमें ये पता होता है कि जब एक्सीलरेटर को दबाएंगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और जब ब्रेक दबाएंगे तो कार क्या होगी, रुक जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ब्रेक दबाने से कार क्यों रुक जाती है। मेरी बात समझ में आई? जी सर। भाई यहाँ पर इसने अच्छा उदाहरण देकर बताया है कि जब हम कार चलाते हैं तो हमें ये तो पता है कि एक्सीलरेटर दबाने से स्पीड तेज हो जाएगी कार की, और जब ब्रेक दबाएंगे तो कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ब्रेक दबाने से कार रुकती क्यों है, क्यों रुक जाती है। इसकी जानकारी हमें लेना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ कार को यूज करने से मतलब है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको एटीएम की बात बताता हूं कि एटीएम को बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, लेकिन एक अनपढ़ आदमी भी जिसको 4-5 क्लास पढ़ा हुआ है वो भी जाकर एटीएम से पैसा निकाल सकता है, क्योंकि वो कुछ जरूरी बातें आपसे पूछता है, आप तुरंत पैसा निकाल लेते हो एटीएम का यूज करके। आपको ये नहीं पता कि भाई इसमें आप जब कार्ड इंसर्ट करते हो तो किस तरीके से आपका डेटा जो है वो अंदर फीड होता है, किस तरीके से अंदर इंटरनल जो है वो प्रोसेस होती है, आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप एटीएम को यूज कर पाते हो। इसका मतलब ये एटीएम जो है वो किसका उदाहरण है, एटीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर डला है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तकनीक का यूज करके बनाया गया है। मतलब इस एटीएम के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है वो लैंग्वेज कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि उप्स में कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन चीजों को छुपा दिया जाता है और केवल आवश्यक तथा सिंपल चीजों को शो किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट होने से क्या हुआ कि यूजर को सिर्फ वही चीजें दिखाओ जो उसके काम की है, और जो जटिल चीजें उसको क्या कर लिया जाए, छिपा लिया जाए। बात समझ में आई? अगर आज आप एटीएम यूज करते हो और अगर आपको एटीएम को यूज करने के लिए आपको बहुत सारी बातें एटीएम अगर पूछता, ठीक है, बताओ आप कितने पढ़े हुए हो हैं, और सब कुछ मान लो बहुत ही टफ दिया होता, तो आम आदमी तो जाता ही नहीं एटीएम में, है ना। पड़ोसी का नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो कोई यूज ही नहीं करता एटीएम को, टफ हो जाता ना। इसीलिए एटीएम को क्या बनाया गया, इजी बनाया गया, ताकि आम आदमी भी उसको यूज कर सके। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एब्स्ट्रैक्शन कांसेप्ट से पॉसिबल हुआ है कि भाई आप सामने वाले को सिर्फ वही चीजें दिखाओ जो उसके काम की है और बाकी चीज छिपा लो। अब अगला जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट कंसेप्ट है, वो है इनहेरिटेंस। जैसे कि इनहेरिटेंस किसमें पाया जाता है, इंसानों में। अनुवांशिकता, हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हमारे अंदर आ जाती है, जैसे आती है या नहीं आती है, हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, हमारे माता पिता की प्रॉपर्टी, हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी जो हमारे अंदर अनुवांशिकता के जरिए आती है। तो जिस तरीके से आम इंसानों में अनुवांशिकता पाई जाती है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने उप्स ने इस कंसेप्ट को अपनी प्रोग्रामिंग में उतार दिया और ये कहा गया कि आप नई चीजें बनाने में पुरानी चीजों का उपयोग कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप नई चीज बनाओगे और उसमें पुरानी चीज का यूज कर लोगे तो नई चीज आसानी से और जल्दी बन जाएगी कम लागत के अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जल्दी डेवलप हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? क्लियर है? यस और नो? जी सर। मतलब है नई चीज बनाने में पुरानी चीज का यूज कर लेना इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस का यूज करने से आपका काम जो 1 साल में होने वाला था वो बहुत ही कम समय में पूरा हो जाता है, कम लागत के अंदर। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ये हो गया हमारे उप्स के कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी। यस और नो? यस सर। ठीक है, अपने पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं जो है वो आज इतना ही बता पाऊंगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि मैंने उप्स के कंसेप्ट के बारे में बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट है जो इस टेक्निक को पावरफुल बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्लास। क्लास क्या है? क्लास एक ऐसी चीज है जिसकी रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन जब भी आप इसका नाम लेते हो तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। जैसे फ्रूट एक क्लास है लेकिन उसकी रियल में एग्जिस्ट नहीं होती। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैंने बताया कि समान टाइप ऑब्जेक्ट क्या है, कि जैसे मैंने फ्रूट एक क्लास बताई, और ऐसी चीजें जिनकी रियल में एग्जिस्टेंस होती है, जो रियल में होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आम, केला, सेब, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फ्रूट क्या है, एक
क्लास है, फर्नीचर के एक क्लास है, और टेबल चेयर सोफा ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बताया कि जब एक ही चीज का यूज अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाए तो इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दो प्रकार का होता है, कंबाइंड टाइप और रन टाइप। इनकैप्सुलेशन का मतलब है एक इकाई के अंदर अगर आप डेटा और फंक्शन को बंद करके रखते हैं तो इससे डेटा सिक्योर हो जाता है, इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है यूजर को सिर्फ वही चीजें दिखाओ जो उसके काम की, और कॉम्प्लेक्स चीजों को छिपा लेना। उम्मीद करता, और इनहेरिटेंस का मतलब है नई चीज बनाने में पुरानी चीज का यूज करना। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आप अपने जी साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्लास को लाइक किया करो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको जो है वो आने वाले वीडियो की जानकारी मिल जाए। थैंक यू। थैंक यू सर।